नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सम्मान पर संग्राम। जी हां, बाबा साहब की जयंती पर श्रद्धा कम और सियासत ज्यादा दिखी। महू की पवित्र धरती पर नेताओं की जुबानें तलवार बन गई। एक तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बाबा साहब के संविधान को नहीं मानने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को बाबा साहब विरोधी पार्टी करार दे दिया। कुल मिलाकर कहें तो अंबेडकर जयंती पर महू में सिर्फ मालाएं नहीं चढ़ी, राजनीति के एजेंडे, दलित मतदाता और इतिहास के पन्ने भी खुलकर सामने आए। वहीं अब इस बयानबाजी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। अंबेडकर जयंती पर महू श्रद्धा का केंद्र भी बना और सियासी हमलों का अखाड़ा भी। अंबेडकर की जयंती पर जुबानी हमले जमकर हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कई बीजेपी नेताओं ने जहां बाबा साहब को याद और नमन किया, तो कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को उनके इतिहास की याद दिलाई और कहा कि कांग्रेस ने कभी डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा तक नहीं पहुंचने दिया, जबकि हमने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थल बनाए। संविधान का अपमान कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने नहीं। आजादी से पहले और बाद में कांग्रेस ने अंबेडकर के योगदान को नकारा। हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। जन्म स्थान पर ऐसा लग रहा होली दिवाली सब मन गई। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन की तरफ देखते हैं तो सच में उनके जो अलग अलग जीवन के 5 पड़ाव जहाँ जहाँ है, हर एक स्थान को हमारी सरकारों के माध्यम से हमने सबने उनको तीर्थ बना करके जिस बात के हकदार है, हमने अंबेडकर जी को नमन करने का प्रयास किया है। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। उन्होंने ता जिंदगी अंबेडकर साहब का अपमान किया, उनको चुनाव हराने की कोशिश की, उन्हें हर समय लोकसभा में जाने से रोकने का काम किया जवाहरलाल नेहरू जी ने और नेहरू परिवार ने। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अंबेडकर स्मारक पहुंचकर बाबा साहब को नमन किया। उन्होंने आरोप लगाए कि बीजेपी बाबा साहब का फोटो लगाती है, आयोजन करती है और उनके संविधान से ही खिलवाड़ करती है, आरक्षण के खिलाफ सवाल उठाती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का फोटो लगाती है, आयोजन करती है और उनके संविधान से खिलवाड़ करती है, आरक्षण के खिलाफ सवाल उठाती है। आरक्षण किसी को भी दान में नहीं दिया गया, इस संविधान में अधिकार थी। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का नाम लेकर आयोजन तो करती है, पर एसटी एससी जो संविधान के मूल 2 पिलर है, उनके खिलाफ अत्याचार और अनाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अगर बाबा साहब से आपको प्यार है तो दलितों पर अत्याचार क्यों? इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दल ये साबित करने में जुटे रहते हैं कि बाबा साहब को सम्मान देने में उनका ही योगदान है। जाहिर है इसके पीछे की एक वजह दलित वोट बैंक भी है, जिस पर दोनों की नजर रहती है। खैर, महू की धरती पर अंबेडकर को लेकर 2 विचारधाराएं आमने सामने थी। श्रद्धांजलि के मंच को भी राजनीति से अछूता नहीं छोड़ा गया। दलित वोट बैंक की राजनीति में बाबा साहब फिर केंद्र में थे और हर दल उन्हें अपना बताने की होड़ में लगा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या अंबेडकर जयंती पर यह बयानबाजी दलितों को लुभाने की एक कोशिश है? दूसरा सवाल, क्या अंबेडकर के सहारे एक दूसरे की छवि को टारगेट किया जा रहा है? तीसरा सवाल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस जुबानी जंग के पीछे क्या मकसद है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सिंपी अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार दीप्त दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सिंपी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अगर सच में जो आप आरोप लगा रहे हैं कि हर बार एक ही आरोप क्यों, क्या सिर्फ अंबेडकर को आपने चुनावी मुद्दा बना दिया है? आदरणीय ब्रजेश जी, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर लगाती है,
क्योंकि नेहरू जी भी हमारे हैं, अंबेडकर साहब भी हमारे हैं, सरदार पटेल भी हमारे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर इतिहास के पन्नों में नाम भी हमारे दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कुछ है नहीं, इसलिए जब उन्हें लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है तो कांग्रेस के नेताओं का नाम प्रयोग करती है, कांग्रेस को बदनाम करती है और अपनी बात को जनता तक पहुंचाती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख नेता बात कर रहे थे, जहां पर वो कांग्रेस के ऊपर, नेहरू के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा रहे थे, अंबेडकर जी से दूरी रखने के लिए, अंबेडकर जी से घृणा करने के लिए। देखिए, बहुत सारे आज तथ्य लेके यहाँ पे बैठी हूँ और तथ्यों पे बात करूंगी। ये किताब है भारत गांधी के बाद, जिसको लिखा है रामचंद्र गुहा जी ने। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से अंकित है 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने एक जनसभा का आयोजन किया। ये दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई थी और ये किसके विरोध में आयोजित हुई थी? हिंदू बिल कोड के विरोध में, जिसे अंबेडकर साहब लेकर आना चाहते थे, जिससे हिंदू समाज से संबंधित महिलाओं के अंदर एक बेहतर परिवर्तन आ सकता था। और इसी बिल का विरोध किसने किया था? आरएसएस ने किया था। इसी किताब के अनुसार नेहरू जी के पुतले जलाए गए, अंबेडकर जी के पुतले जलाए गए, हिंदू निजी कानून मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और इसी विचारधारा से प्रेरित लोग आज हमें अंबेडकर जी की महानता के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी विश्वास सारंग जी कह रहे थे कि नेहरू जी ने अंबेडकर जी को चुनाव हरवाने की साजिश रची। अब ये देखिए ब्रजेश जी, ये अंबेडकर साहब के लिखे हुए पत्र हैं। ये पत्र उन्होंने अपने सहयोगी कमलाकांत चित्रे को लिखे हैं और ये इंडियन आर्किव, ये नेशनल आर्किव ऑफ इंडिया के अंदर संरक्षित हैं। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से दो नाम लिए हैं। एक नाम है एस.ए. डांगी जी का और दूसरा नाम है वी.डी. सावरकर साहब का, जिन्होंने उन्हें चुनाव हराने की साजिश रची। तो नेहरू जी इसके लिए कैसे जिम्मेदार हो गए, ये विश्वास सारंग जी बताएं। एक बात आपको और बता देती हूँ, संक्षिप्त में हिंदू बिल कोड से, हाँ, हिंदू बिल कोड से आहत होकर ही ब्रजेश जी अंबेडकर साहब ने 1951 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से 1952 को चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हारने के बाद 1952 में बॉम्बे स्टेट से कांग्रेस पार्टी ने ही, क्योंकि वहां पर बहुमत कांग्रेस का था, मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री थे, वहां के विधायकों ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था 1956 तक। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने दामन को देखे और फिर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए। वाणी जी, पहले अपना दामन देख लीजिए, फिर आरोप लगाइए। अगर ये सच है, आप कह रहे हैं कि हम अंबेडकर के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, तो फिर विपक्षी दल बार बार ये आरोप क्यों लगाता है कि आप लोग संविधान के खिलाफ हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं? और जो उदाहरण गिनाए उन्होंने, किस तरह से आरएसएस ने विरोध किया था हिंदू बिल का। मैं देवदत्त जी को, कांग्रेस प्रवक्ता को और आपको सबको प्रणाम करते हुए श्रोताओं को भी शुभकामनाएं देती हूँ। आज अम्बेडकर जयंती है और हम सब एक समरसता के भाव का उत्पन्न करें अपने अंदर, जिस समाज में वो संदेश जाए। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी और उनके जितने कार्यकर्ता हैं, ये समझना होगा कि धर्म के नाम पर अधर्म करना बंद करें और संविधान के नाम पर असंवैधानिक कार्य जो इन्होंने किए हैं, जिसकी इनको प्रसिद्धि मिली है, पहले उनके बारे में विश्लेषण करें। जितने भी इनके पूर्वज थे, चाहे इंदिरा गांधी, चाहे उनके बाद मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, सब ने कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों को निराधार किया। सीधे मुद्दे पे आइए ना, सीधे सीधे बात कीजिए, समय कम है। मैं मुद्दे पे ही आ रही हूँ, मैं मुद्दे पे ही आ रही हूँ, पर मैं अपने स्टाइल से ही मुद्दे पे आऊंगी। लेकिन समय कम है ना वाणी जी। फिर जिस संविधान की दुहाई देते हैं राहुल गांधी, जिस लाल किताब को वो लहराते रहते हैं, जिसका अनादर करते हैं, उसको खोलकर उसके अर्थ भी समझने का एक प्रयास नहीं किया है। क्योंकि उनकी दादी ने जिस तरीके से मुझे लगता है इस देश के जो हमारा हक है, जो हमारी आवाज है, उसका गला घोटने का जो काम किया था जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उसके पहले भी जब इतने विद्वान व्यक्ति अंबेडकर जी जो वाइसरॉय की कार्यकारिणी में थे, नेहरू जी ने उनको वहां से अलग किया, चुनाव हरवाया, निरंतर बेइज्जत किया। और ये एक या दो बार नहीं था,
मरणोपरांत भी उनको उन्होंने वो स्थान नहीं दिया जो उनके लिए होना चाहिए। ये 5 तीर्थों का जो स्थान है, एक डाक टिकट निकालने की जो बात है, आज का जो हम अवकाश मना रहे हैं एक राष्ट्र पर्व के रूप में, आज के दिन का स्मरण कर रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसके लिए मुझे लगता है माननीय मोदी जी जो दिशा दे रहे हैं, एक जो हमारी नारी वंदन अधिनियम आ रहा है, ये भी उसी क्रम में है। भारतीय जनता पार्टी ने ना महिलाओं का सम्मान किया, ना किसानों का सम्मान किया, ना वंचित के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे कृत भूल गई है। कांग्रेस पार्टी अपने सारे कृत भूल गई है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इन मूल्यों पर काम करके इन्हें धरा पर उतारने का काम नहीं किया। 55 वर्ष वो सत्ता में रहे। सत्ता में क्या ऐसे कार्य थे जिसमें वो किसानों के लिए भूल गए, जो मूलभूत सुविधाएं देनी है? क्यों उन्होंने ये ठीक है, मुद्दे पे जाए, हम अंबेडकर के सम्मान पर बात कर रहे हैं। ठीक है, वाणी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। दुबे जी, क्या सिर्फ अंबेडकर नाम अब राजनीति का एक टूल बन गया है? कौन सम्मान कर रहा है और कौन दिखावा? देखिए चौकसी जी, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। महापुरुष जहां भी होंगे, यदि वो देख रहे होंगे आज की दुनिया को, केवल अंबेडकर की बात नहीं है, हर महापुरुष को लोगों ने जाति में जोड़ दिया, अपनी अपनी जाति में। जबकि महापुरुष तो इन सब से बहुत ऊपर उठ के थे। वो तो जाति धर्म इन सब से उठकर न्याय धर्म, जो उनका सत्य और दल से भी प्रेम, ऊपर थे, किसी दल के नहीं थे। दल तो बहुत पीछे आता चौकसी जी। तो वो तो करुणा प्रेम दया ये सब सद्भाव इसके प्रतीक थे, और उन्होंने उसी हिसाब से जो उस समय परिस्थितियां थी वो निर्णय लिए। लेकिन वोट जो समस्या समाधान के लिए बनी थी, वोट अब देश में समस्या बन गई। और महापुरुषों को भी लोग अपने अपने हिसाब से, कोई अभी परशुराम जयंती आएगी तो ब्राह्मण उसको करेंगे। तो क्या महापुरुष वोट साधने का जरिया बन गए आप? बिल्कुल, उनके विचारों को यदि ये सब आत्मसात करें तो ये स्थिति नौबत नहीं आएगी। सब एक हैं, पर तो उनकी नजर में मानव था, जाति मानव वृत्ति जो थी वो धर्म था। लेकिन इन लोगों ने अपने उसको वो कर लिया। अभी सरदार पटेल आएंगे, पटेल समाज आ जाएगी, ब्राह्मण अभी परशुराम जयंती पे करेंगे, ऐसे ही ये अम्बेडकर के एक वर्ग तैयार हुए। ऐसे अनेकों तो जातियों ने अपने अपने महापुरुषों को प्रतीक बना लिया, और उसके बहाने ये क्या है, आत्म की कमी, मनोबल की कमी, पुरुषार्थ की कमी, और केवल एक बड़े के बात कह के किसी का सहारा लेके हम लोकप्रिय हो जाए, हमारी धमक बन जाए, हमें वोट मिल जाए। ये तो जातियों की बात हो गई ना दुबे जी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक दलों की। क्या राजनीतिक दल भी इन महापुरुषों के बहाने अपना वोट साधते हैं? और कौन उनके विचारों पर चल रहा है, या सिर्फ दिखावा है? आप देखते होंगे चौकसी जी, आप तो लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में पत्रकारिता करते हैं, कि जब चुनाव में टिकट बांटने की बारी आती है तो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में देखा जाता है किस जाति के कितने वोटर हैं, उसी जाति का उम्मीदवार देंगे। फिर वो जाति किसको मानती है उसका प्रभाव, जैसे गोंडवाना क्षेत्रों में जो आदिवासियों के प्रतीक है उनकी जयंती और वो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वो पूरा खेल जो है वोट का आ गया है केंद्र। मैं कहता हूँ राजनीतिक दलों को अभी भी आप यदि उनको वोट के जरिए नहीं, आत्मा के जगाने के लिए, आत्मबल को बढ़ाने के लिए उनका करेंगे, उन्होंने जो आदर्श ये वैसा चलने का प्रयास करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आप वोट मिल ही जाएंगे। क्योंकि दुनिया में सबको अच्छा ही तो चाहिए। एक बेईमान भ्रष्ट भी ईमानदार नौकर चाहिए, सबको अच्छे लोग चाहिए। आप अच्छे बनिए, और अच्छे कैसे बनेंगे, जब महापुरुषों ने जो कहा है वैसा हम जिए। हमारी कथनी और करनी में भेद हो गया है, हम फॉरवर्ड के मैसेज में आ गए, जहाँ सुबह से अमूल्य वचन देखो तो आप फॉरवर्ड करते हैं लोग, लेकिन आत्मसात नहीं कर पाते। तो आत्मसात करने की जरूरत है, उनको जीवन में उतारने की जरूरत है, तब जाके कहीं। तो सिंपी जी, उनके विचारों को जीवन में उतारने की जरूरत है, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे व्यक्ति हो, लेकिन यहाँ वोट साधने का जरिया बन गया है। ऐसा नहीं लगता असली मुद्दे कहीं और छूट गए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए?
देखिए ब्रजेश जी, यदि संविधान सुरक्षित रहेगा, यदि संविधान के अनुरूप आने वाले सभी संस्कार जो स्वतंत्र सरकारी संस्थाएं हैं वो सुरक्षित रहेंगी, तो मुद्दे भी अपने आप सुरक्षित रहेंगे। और ब्रजेश जी, एक बात और कहना चाहती हूँ, आज मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि आपने कहा क्या अंबेडकर साहब और उनके विचारों को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। BN राव साहब पर और BR अम्बेडकर साहब को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कितनी निखरता से बोलती है उसके ऊपर, क्योंकि बिल्कुल तथ्यों पर बात कर रही हूँ। ये संविधान की किताब है और इसके अंदर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर वाणी जी कह रही थी संविधान किताब में हाथ में लेकर घूम रहे हैं और आपातकाल लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घोषित आपातकाल लगाती है ब्रजेश जी, उन्हें उस पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन हमें मूल मुद्दे से मत भटकाइए। BN राव साहब जो हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर हैं, और जो BR अम्बेडकर साहब हैं वो चेयरमैन है ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब से कोट कर रही हूँ। ये एक प्रमुख मुद्दा है और आज भी अम्बेडकर साहब के लिए कांग्रेस स्पष्ट रूप से खड़ी हुई है। इन्होंने धर्म की बात करी, देखिए ये सारे हिंदू लॉज हैं और ये जितने लेकिन अंबेडकर साहब की बात तो हो रही, सिंपी जी आप भी कर रही हैं, वाणी जी भी कर रही हैं, लेकिन जमीन पर दलितों की हालत तो बदली नहीं है। आपने भी शासन किया, वो भी शासन कर रहे हैं। जाति जनगणना एक प्रमुख बात है। ये राहुल गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहां पर वो ये स्पष्ट कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और यही भारतीय जनता पार्टी थी। प्रधानमंत्री जी ने कोट अनकोट ये कहा था कि ये अर्बन नक्सल्स जाति जनगणना करवाना चाहते हैं, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेस और राहुल गांधी जी की इस मांग के आगे झुकना पड़ा और इन्हें कहना पड़ा कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। तो ये काम तो आप बहुत पहले कर चुके होते, सिंपी जी आप कर चुके होते, आप भी शासन में थे, विपक्ष में आके ही मांग क्यों करना? हमने तो 2011 तक जनगणना करवाई थी ना, और अब हमारी सरकार जब आएगी तो हम स्पष्ट रूप से जाति जनगणना करवाकर और जितने हमारे देश की मुख्य भागीदारी है उनको उनकी हिस्सेदारी देंगे। वाणी जी जवाब दे रही हैं। वाणी जी इस पर बात नहीं करती है। अर्बन नक्सल बात की बात करते थे, अब आपको जाति जनगणना करवाना पड़ रही राहुल गांधी के कहने पर, मजबूर हो गए आप। शिंपी जी ने पूरा सच नहीं बोला। इन्होंने कहा हिंदू कोड बिल का विरोध किया था RSS ने और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने। उस विरोध में इनके वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल थे शिंपी जी, आपके खुद अरे हमारे नेताओं ने सुनिए राजेंद्र प्रसाद एक करके प्लीज दर्शकों को दोनों को सुनना भाई, एक करके। सिंपी जी मैं आऊंगा ना आपके पास, मौका दूंगा काउंटर करने, प्लीज एक करके। हम महापुरुषों का व्यापार नहीं करते हैं शिंपी जी, वो आप लोग के चरित्र का अनुकरण करते हैं। हम वो जैसे हैं वैसे बनने का प्रयास करते हैं शिंपी जी। इसलिए जब 55 साल थे तब आपकी नींद क्यों नहीं खुली? 55 सालों में 4 बार आपने नारी सशक्तिकरण का बिल प्लेस किया, आप उसको पास नहीं करवा पाए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार। एक बार आपकी सरकार मुद्दे पे आई ना वाणी जी, और बाकी के टाइम अंबेडकर जी पे बात कर रहे हैं। अंबेडकर जी पे आइए प्लीज। वो अंबेडकर का ही स्वप्न था जो पूरा कर रहे हैं, और उस अंबेडकर जी के स्वप्न के उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए माननीय मोदी जी आज वो सब स्वप्न हर दिशा में पूरा कर रहे हैं। चाहे वो विकसित भारत हो, चाहे महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने की बात हो, चाहे किसानों को उनके जो हक होते हैं उनको जो लाभकारी योजनाओं का एक मिलना चाहिए ढांचा, उसकी बात हो। वो तो कह रहे हैं अघोषित आपातकाल लगा रखा है आपने, उन्होंने घोषित लगाया था, आपने अघोषित लगाया है। आप फिर से बोलिए। वो कह रही हैं अघोषित आपका आपातकाल लगा रखा है आप लोगों ने। अघोषित आपातकाल कांग्रेसियों को इसलिए लगेगा क्योंकि कांग्रेस ने देश को और जनता को अपना ATM बनाया हुआ था, उसको एनकैश करते रहते थे। उन्होंने जितना भ्रष्टाचार और जितना अनुचित शासन किया है उसके निमित्त उनको आज ये लगेगा, क्योंकि उनकी अनियमितताएं जागरूक भी हो रही हैं और ये जनता की विश्वसनीयता खो चुके हैं। आप मुझे बता दीजिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जनता का कौन सा हिस्सा इनको स्वीकार रहा है? शतक होगी, मारने की शतक होगी। 50 साल में आपने जो नहीं किया वो अंबेडकर के विचारों का
उन्हीं का अनुसरण कर रही है बीजेपी, वो कह रही है। नहीं ब्रिजेश जी, महापुरुषों का व्यापार करने का काम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी करती है। और हमने अंबेडकर साहब का पुतला जलाने का काम नहीं किया। हमने अंबेडकर साहब के हिंदू बिल कोड के विरोध में कोई महासभा नहीं करी थी। और ये जितने ये हिंदू लॉज है ना, ये सारे नेहरू जी के समय में पास हुए थे। आप लोगों ने हिंदुओं के लिए फिर कांग्रेस छोड़कर ही क्यों जाते हो? ये सब जब इतना अच्छा ध्यान रख रही थी कांग्रेस हिंदू उनको। बिल कोड पे, हिंदू बिल कोड जब संविधान सभा में पारित नहीं हो पाया था ब्रिजेश जी, उससे आहत होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। और उसका प्रमुख विरोध करने वाली आरएसएस भी थी। और दूसरी बात जो ये कहते हैं हमने अंबेडकर जी के लिए कुछ नहीं किया, 1952 में जब वो चुनाव हारे थे तो उन्हें राज्यसभा भेजने का काम हम लोगों ने ही किया था। ये कहते हैं कि बिल क्यों गिरे महिलाओं के ऊपर। 1989 में जब पंचायत में 33% महिला आरक्षण का बिल गिरा पंचायतों और नगर परिषदों के लिए, तो आप एक अनुशासित विपक्ष नहीं थे, आपने विरोध किया, इसलिए वो बिल गिरा। जब 2010 में मनमोहन सिंह जी यही नारी शक्ति बंधन अधिनियम का दूसरे रूप में बिल लेकर आए 33% आरक्षण देने के लिए, तो आप लोगों ने ही इसमें सहमति नहीं दी, इसलिए ये बिल पास नहीं हुआ। और 2023 में हमने एक अनुशासित विपक्ष के रूप में हम आपके साथ आए, इस बिल को पास होने दिया। और हमने स्पष्ट रूप से कहा कि 2024 से बिना किसी अवरोध के, बिना किसी शर्त के आप इस बिल को लागू करिए। तो इसमें कांग्रेस पार्टी कहां आप इसको दोषी ठहराते हैं? हमने जितना महिलाओं के लिए और हिंदुओं के लिए किया, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनका नाम लेती है, अपना चुनावी फायदा देखती है, लेकिन कुछ करती नहीं है ब्रिजेश जी। हिंदुओं के लिए सर्वाधिक उन्होंने ही किया, सिर्फ आप नाम लेते हैं, वोट लेते हैं। हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया है। जब गौ माता की रक्षा के लिए साधु संत उतरे थे मैदान में, तो इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवा दी थी। वो हिंदू ही साधु थे ना। स्लॉटर हाउस पे भी बोल लीजिए, मालती राय का इस्तीफा ले रहे हैं क्या? भोपाल में गौ माता कट रही है, ये आपके शासन में ही हो रहा है क्या? ये हिंदुओं के साथ न्याय उचित है? एक तरफ कहते हैं कानून लेकर आए और दूसरी तरफ भोपाल में गौ माता कटती रहती है। करपात्री महाराज के जमाने में चले जाते हैं, लेकिन मालती राय के नेतृत्व में क्या हो रहा था भोपाल में, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखता है ब्रिजेश जी? वाणी जी, भारतीय जनता पार्टी अनियमितताओं पे जो दोषी होते हैं उन पर भी कार्रवाई करती है, दोषियों को प्लेन में बिठाकर रवाना नहीं करती है। हम उन पर सख्त कार्रवाई भी करते हैं, कानूनी दायरे में उनको लेकर पहुंचते हैं। हम कहीं और चले गए मुद्दे से, मुझे पट्टी लगता पर नहीं, हवाई जहाज में बिठाकर विलायत भेज देते, जिसमें कि वो कानून के दायरे में ना हो। दुबे जी, क्या इस तरह के मुद्दों से असल मुद्दे जो रहते हैं वो पीछे छूट जाते हैं क्या? और दलित समाज हो या पूरा समाज हो, वो क्या इस तरह की राजनीति पर उस पर असर होता है? वोट में कन्वर्ट होती हैं ये बातें? देखिए, अब तो लोकतंत्र में बहुत जागरूकता आ गई है, महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं। तो अब मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को पैटर्न बदलना ही पड़ेगा। अब वो नहीं होता कि एक नारा दे दिया और चुनाव जीत जाए। अब तो बहुत मैनेजमेंट का युग है। अब तो आप देख रहे हैं कितना फ्री बीज की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो अब जागरूकता का समय है। अब इस तरह की बातें भड़का कर नहीं होता, सबको सब समझ में आता है। मोबाइल ने ऐसी क्रांति ला दी है कि सूचना तंत्र, आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं, आपका चैनल गांव में दूर बैठा आदमी भी देख रहा है। तो अब मुझे लगता है ब्रजेश जी कि जमाना बहुत बदल गया है। अब तो बहुत साफ सुथरा जमाना आने वाला है और भी अच्छा आएगा। आप तो केवल सही रहिए तो आपको नेतृत्व मिलेगा। अभी ये मैनेजमेंट कितना भी कर लो आप, अभी कुछ दिन चलेगा, फिर नहीं चलने वाला। केवल सही का साथ होगा, क्योंकि ये बहुत हो चुका है। तो जमाना बदल गया, अब सियासत को भी बदलना होगा। भारत समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंबेडकर का सम्मान कौन करता है, कौन नहीं करता है, ये जनता देख रही है। लेकिन यदि आज अंबेडकर होते तो वो किस दल में होते? निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अंबेडकर के सम्मान को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहा है, उनसे ज़्यादा बेहतर होता कि उनके विचारों, उनके सिद्धांतों का पालन करते राजनीतिक दल। लेकिन ये सियासत है और वोट बैंक साधने के लिए हम महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा जाता। लेकिन देखना ये होगा कि इस बयानबाजी से, इस तरह से सम्मान की बात करने से क्या वाकई में वोट उन्हें मिलेंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।